हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम किस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को वाईसीटी की एनसीईआरटी सीरीज जो है यहाँ पर जीके जीएस की कराई जा रही है रिवीजन के माध्यम से। तो हम पिछले 10 वीडियो में हमने 5 वीडियो में आपका प्राचीन इतिहास और 5 वीडियो में आपके मध्यकालीन इतिहास को कवर किया है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से हमने जीके जीएस के जितने भी रिवीजन सेगमेंट हैं वहाँ पर कवर किए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की। जी हाँ, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से आप हमारी क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और यहाँ पर सब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये लगभग 70 से 80% आपका जीएस का जो सेगमेंट है आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के क्लास को। जी हाँ, आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। जी हाँ, पहले हम देखेंगे यूरोपियों के व्यापारियों का आगमन क्रम को देखेंगे। यूरोपियों के व्यापारियों का कंपनियों का जो आगमन क्रम उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगीज। जी हाँ, जिसे पुर्तगाली कहते हैं, 1498 ईस्वी में भारत में आए। डच जिसे हालैंड कहते हैं, 1605 ईस्वी में आए। ब्रिटिश और अंग्रेज जो कि इंग्लैंड के हैं, 1608 ईस्वी में आए। डेनिश डेनमार्क जो कि 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी फ्रांस जो है 1668 ईस्वी में ये भारत में आए। और स्वीडिश जो है ये अज्ञात है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपको याद रखने जरूरी है। फ्रांसीसियों का कहीं कहीं 1664 भी दिया रहता है, तो अगर 1664 भी है आपको कहीं तो इसे भी आप सही मार सकते हैं। बाकी डेनिश 1620, ब्रिटिश 1608 और वैसे तो 1600 कहा जाता है, लेकिन जो वास्तविक रूप से 1608 में इनकी स्थापना हुई थी। डच और हालैंड जो है 1605 में और पुर्तगाली जो है 1498। तो ये आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत में आई थी तथा सबसे अंत में 1961 में ये गई थी। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं गोवा में इसका अधिकार था और गोवा में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से यहाँ पर ऑपरेशन विजय के माध्यम से यहाँ पर जो है इनको मुक्त कराया गया था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे पुर्तगालियों से गोवा को। तो 1961 में सबसे बाद में गई थी। अब हम देखेंगे विदेशी कंपनियों के स्थापना क्रम के बारे में देखेंगे। जी हाँ, आइए शुरुआत करते हैं हम। तो पहला है कि पुर्तगाल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, एस्टाडो द इंडिया जिसे बोलते थे, ये पुर्तगाल देश की कंपनी थी। 1498 में इसकी स्थापना हुई और इसकी प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में लगाई गई 1503 ईस्वी में। जी हाँ, प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई गई इसकी? कोचीन में लगाई गई 1503 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इसे आप देखेंगे कि ये जो कंपनी थी इंग्लैंड ब्रिटेन की थी, 1600 में स्थापित हुई और पहली कंपनी इसकी जो है 1613 ईस्वी में लगाई गई थी। जी हाँ, पहली कंपनी सूरत में जो है 1613 ईस्वी में इसकी लगाई गई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बेरे निगदे ओस्टे इंडिसे कंपनी। जी हाँ, बेरे निगदे ओस्टे इंडिसे कंपनी से कहा जाता था। वर्तमान में नीदरलैंड उस समय हालैंड कहा जाता है, वर्तमान में नीदरलैंड है। और यह 1602 में भारत में आई थी और इसकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी मछलीपट्टनम में 1620 में। तो यहाँ हमने देख लिया ये फैक्ट्रियों से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में, अंग्रेजों ने जो है पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में और डच ने जो है मछलीपट्टनम में 1620 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब डेनिश की बात करेंगे तो ये डेनमार्क से संबंधित थे। 1616 में भारत आए और इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित त्रावणकोर में 1620 में स्थापित की थी। बाकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द देश इंडेस ओरिएंटलेस, जी हाँ, ये 1664 में स्थापित हुई और यह इसने जो है सूरत में 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यह हमने देख लिया कि इनका जो आगमन क्रम है 1664 और पहली फैक्ट्री सूरत 1668 में। अगला आप देखेंगे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ 1731 में भारत में आई और चीन में अपना केंद्र बनाया था। जी हाँ, चीन में अपना केंद्र इसने बनाया था स्वीडिश इंडिया कंपनी ने। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि पुर्तगाल जो है 1498 में आए और उन्होंने पहली फैक्ट्री 1503 में कहाँ स्थापित की? अपने कोचीन में। जी हाँ, 1503 में कोच्चि में। अंग्रेज जो है 1600 में आए और 1608 में इन्होंने 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। फिर आपका आए डच आए जो कि मछलीपट्टनम में 1620 में इन्होंने स्थापित की। फिर आपका फ्रांसीसी आए जो कि 1600 आपके डेनिश आए। उसके बाद फिर डेनिश आए 1616 में, उन्होंने 1620 में अपने त्रावणकोर में स्थापित की। फिर फ्रांसीसियों ने 1664 में आए, 1668 में सूरत में अपनी जो है स्थापित किया। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हम चलेंगे पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे। जी हाँ, प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा मई 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल के नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। यहाँ आपने देख लिया कि पुर्तगाली शासक जो प्रथम यूरोपीय
यूरोपियन यात्री था वास्को डी गामा, जो कि मई 1498 ईस्वी में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। और यहाँ पर उसने जमोरी नाम का एक शासक था, उसने इसका स्वागत किया था। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। यह एग्जाम में कई बार हमारे पूछा गया है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और 1510 में अल्बुकुर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा से छीन लिया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकुर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे जी हाँ, फ्रांसीसी की बात करेंगे। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कॉल्बर्ट के प्रयासों से फ्रांस के लुई 14वां के शासनकाल में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देस इंडसे ओरिएंटलेस के नाम से जाना गया है। जी हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देस इंडसे ओरिएंटलेस नाम से जाना गया है। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। जी हाँ, फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। और 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने बेल्को कोंडपुरम के सूबेदार शेरखान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी कहा गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कॉल्बर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई। और फ्रांसीसियों का प्रथम गवर्नर जो है फ्रैंको मार्टिन था। अगला देखेंगे, वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकोट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने पुर्तगालियों के बारे में जान लिया। अब हम पुर्तगालियों के बारे में जाना, फिर फ्रांसीसियों के बारे में, अब हम चलेंगे अंग्रेज के बारे में। जी हाँ, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजों के बारे में देखेंगे कि 1599 स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है जॉन मिल्डन हॉल था। जी हाँ, जॉन मिल्डन हॉल जो कि है 1599 में भी स्थल मार्ग से भारत आया था। और 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार करने हेतु तो 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। और 1609 में जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा दिया था। तो यहाँ हमने देख लिया कि 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया था, जिसे 1609 में जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। फिर 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो है अकबर के नाम पर पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आगरा आया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि कैप्टन हॉकिंस कब आया था, 1608 में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया। तो यह किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। फिर 1615 में टॉमस रो जो है ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में पहला यात्री जो विदेशी था वो हॉकिंस था, जो कि 1608 में आया। दूसरा टॉमस रो था, जो कि 1615 में आया था। 1631 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के हुआ, जिसके फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई जो साल्सेट द्वीप था, ये इन्हें उपहार में दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बम्बई का जो साल्सेट द्वीप था, ये इन्हें उपहार में दिया गया था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से मुंबई को प्राप्त कर लिया। तो इसे हमने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1668 में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से मुंबई को अपने में मिला लिया था, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अब हम यहाँ युद्ध की बात करेंगे। जी हाँ, जो युद्ध लड़े गए अंग्रेजों के मध्य, तो सबसे पहले हम बात करेंगे युद्ध की, प्लासी युद्ध की बात करेंगे। प्लासी युद्ध के बारे में हम जब जानेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि इस मतलब सीरीज़ में आपको वही चीज़ कराया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बकवास की चीज़ें इसमें नहीं करवाई जा रही हैं, जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, बस उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो आप इससे जुड़कर अपने केवल एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए हम प्लासी युद्ध के बारे में देखेंगे। तो प्लासी युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। परिणाम जो है अंग्रेज इसमें विजयी हुए। विशेष की बात करें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई, जी हाँ, प्लासी युद्ध में। तो इसे आपने देख लिया किसके बीच हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। युद्ध की तिथि जो है 23 जून 1757 को। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे बक्सर का युद्ध। जी हाँ, बक्सर का युद्ध, यह युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1664 को हुआ। इसके मध्य हुआ बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। परिणाम की बात करें तो इसमें अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित की गई। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया
कि जो अंग्रेज़ों ने भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित की, परिणाम अंग्रेज विजयी हुए, और जिसके मध्य हुआ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर संधि की बात करेंगे, कुछ संधियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इलाहाबाद की संधि जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है शाह आलम द्वितीय से की गई थी और यह 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस डेट को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है शुजाउद्दौला से की गई। जी हाँ, पहली संधि जो है शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 को हुई और द्वितीय संधि जो है 16 अगस्त 1765 को हुई। किससे हुई? शुजाउद्दौला से हुई। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे उत्तराधिकार युद्ध के बारे में, चलेंगे देखेंगे। जी हाँ, तो कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग जरूर यहाँ देख लीजिए। कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। तो प्रथम कार्नेटिक वार, जी हाँ, इसे कार्नेटिक वार भी बोला जाता है। तो प्रथम कार्नेटिक वार जो है 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। जी हाँ, प्रथम कार्नेटिक वार 1746 से 1748। ऑस्ट्रिया का जो है इसका जो कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। जी हाँ, इसका प्रमुख कारण जो माना गया था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध माना गया था। और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसका नाम था एक्सला-शापल संधि। जी हाँ, एक्सला-शापल संधि जो कि 1748 में हुआ था। जी हाँ, एक्सला-शापल संधि कब हुआ था? 1748 में। और परिणाम की बात करें तो यह अनिर्णित रहा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। द्वितीय युद्ध की बात करेंगे। जी हाँ, द्वितीय कार्नेटिक वार की बात करेंगे तो 1749 से 54 के मध्य हुआ था। पहला हुआ 46 से 48। जी हाँ, पहला कार्नेटिक वार 1746 से 48। इसमें एक्सला-शापल संधि हुई 1748 में और यह युद्ध अनिर्णित रहा। दूसरे युद्ध की बात करें तो ये 1749 से लेकर 1754 तक, 1749 से लेकर 1754 के मध्य हुआ। यह जो है कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। जी हाँ, कार्नेटिक के उत्तराधिकार का युद्ध था और इसमें जो है पांडिचेरी की संधि हुई थी। कब? 1755 में। जी हाँ, 1755 में यहाँ पांडिचेरी की संधि हुई और इसमें जो है अंग्रेज जो है मजबूत स्थिति में रहे हैं। यहाँ पर जो है अंग्रेज मजबूत स्थिति में थे। अब हम चलेंगे तीसरे युद्ध की बात करेंगे। जी हाँ, तीसरा युद्ध जो है तृतीय कार्नेटिक वार है 1758 से लेकर 1763 तक। जी हाँ, 1758 से लेकर 1763 तक चला। यह सप्तवर्षीय युद्ध जो है औपनिवेशिक कारणों से चला था। जी हाँ, क्योंकि उस समय फ्रांस की क्रांति भी हुई थी और ये सब चीज़ें हुई थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रांस के जो शासक थे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध जो था ये औपनिवेशिक कारणों से हुआ था और ये जो संधि यहाँ पर हुई थी पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। इसे आप लोग याद करें। तृतीय कार्नेटिक वार के बाद पेरिस की संधि हुई 1773 में और इसमें क्या हुआ? फ्रांस की पराजय हो गई थी। फ्रांस का जो प्रभुत्व था भारत से वो खत्म हो गया। यहाँ पर अंग्रेजों ने उनके सारे प्रभुत्व को खत्म कर दिया था इस युद्ध के साथ। तो इसे आप लोग याद रखें। वैसे तो फिलहाल मांडीवास का युद्ध भी इसी के मध्य हुआ था, वहाँ से ही उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया था। लेकिन ये जो तृतीय यहाँ पर पेरिस की जो संधि थी 1763 में हुई थी यहाँ अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 से 48, संधि जो है एक्सला-शापल संधि 1748 में अनिर्णित रहा। दूसरा जो युद्ध हुआ आपका 1749 से लेकर 1754। यहाँ पर जो है कौन सी संधि हुई? आपके पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में। इसमें जो है अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे। तीसरा जो युद्ध हुआ 1758 से लेकर 1763 तक, यह इसमें जो है सप्तवर्षीय युद्ध था, ये औपनिवेशिक कारणों से हुआ था यहाँ पर। और इसकी जो संधि हुई थी आपकी पेरिस की संधि हुई थी 1763 में और इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया जो प्रमुख कार्नेटिक वार थे, हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ, अब हम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे। जी हाँ, जो कि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये युद्ध का वर्ष मैसूर के शासक और बंगाल का गवर्नर और संधि। तो हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच में हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 के बीच हुआ। जी हाँ, मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली था और बंगाल का गवर्नर जो था लॉर्ड वेरलेस्ट थे। जी हाँ, लॉर्ड वेरलेस्ट थे और मद्रास की संधि जो है 1769 में के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। जी हाँ, तो यहाँ आप लोग इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि मैसूर जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1767 से 1769 के बीच हुआ और शासक कौन था? मैसूर का शासक हैदर अली थे और
वहाँ बंगाल का गवर्नर जो था वरलेस्ट थे। जी हाँ, और इसकी यह जो युद्ध हुआ ये किससे समाप्त हुआ? मद्रास की संधि जो है 1769 से समाप्त हुआ। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के मध्य हुआ। यह हैदर अली मैसूर शासक थे। इसके वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था और मंगलौर की संधि जो है 1784 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1790 से 1792 टीपू सुल्तान जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान लॉर्ड बेलेजली मैसूर की गद्दी पर डीआर वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ हमने देख लिया चारों जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे उनके बारे में हमने देख लिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1767 से 69 हुआ। हैदर अली शासक था। बंगाल का जो शासक था वरलेस्ट थे। संधि जो यहाँ पर हुई थी मद्रास की संधि हुई 1769 में। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो कब हुआ था? 1767 से 1769 पहला आंग्ल मैसूर युद्ध संधि कौन हुई थी? आपकी मद्रास की संधि हुई 1769 में। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 80 से 84 के मध्य हुआ। 1780 से 84 के मध्य हुआ। मैसूर का शासक हैदर अली था और बंगाल का जो गवर्नर था हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था। और यहाँ पर मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। हैदर अली की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। तो अगला तृतीय हम देखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के मध्य हुई। टीपू सुल्तान यहाँ का मैसूर का शासक था और वहाँ उस समय बंगाल में जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 से। आप लोग याद रखेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तृतीय युद्ध के समय जो कि 1790 से 92 के मध्य हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के मध्य। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान शासक था। लॉर्ड बेलेजली जो है बंगाल का गवर्नर था और मैसूर की गद्दी पर डीआर वंश का एक शासक हुआ और यहाँ पर टीपू जो कि कृष्णराज था इसे यहाँ पर बैठाया था और जो है टीपू की मृत्यु हो गई थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ लिया और बाकी कार्नेटिक वार के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। जी हाँ, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देख के आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। फिर अगला हम सभी जो है गवर्नर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। जी हाँ, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 तक। जी हाँ, 1775 से 1782 तक। सालबाई की संधि 1782 के साथ यह खत्म हुआ था। अंग्रेजों को सालसठ तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधवराव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित कितने तथ्य आपको याद करने हैं। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 तक हुआ। किस संधि के साथ यह समाप्त हुआ? तो सालबाई की संधि 1782 के साथ समाप्त हुआ और परिणाम इसके क्या हुआ कि अंग्रेजों को सालसठ तथा एलिफेंटा द्वीप जो थे ये प्राप्त हो गया और माधवराव नारायण पेशवा था तथा पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। तो यहाँ इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1806 तक हुआ। इसमें क्या हुआ आपकी पहली जो देवगांव की संधि हुई 17 दिसंबर 1803 को हुई। अंग्रेज और भोंसले के मध्य हुआ। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा जो है आपका सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों सिंधिया के मध्य। तीसरा जो है राजपुर घाट की संधि हुई जो 25 दिसंबर 1805 को हुई। लॉर्ड बेलेजली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की गई थी। तो यहाँ हमने देख लिया कि राजपुर घाट की संधि जो है 25 दिसंबर 1805 को लॉर्ड बेलेजली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की गई थी। और सुरजी अर्जन गांव की संधि जो है 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेज और सिंधिया के मध्य हुई। देवगांव की संधि जो है 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेज और भोसले के मध्य हुई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 तक हुई। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि के साथ यह समाप्त हुआ। जी हाँ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से लेकर 1818 तक और इसमें पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि हुई। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। तो यहाँ हमने आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखा। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। ये कौन सी संधि यहाँ पर हुई थी? सालबाई की संधि हुई 1782 में। यहाँ पर आपको अंग्रेजों को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हो गए और राघोबा को पेंशन दी गई तथा माधवराव नारायण को पेशवा बनाया गया। कौन से? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। दूसरा हम देखेंगे दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 1806 में हुआ। इसके बीच में आपको 1803 में आपके देवगांव की संधि जो कि 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेज और भोंसले के मध्य हुई थी। जी हाँ, देवगांव की संधि जो है अंग्रेजों और भोंसले के मध्य हुई थी। दूसरा आपका सुरजी अर्जन की संधि हुई। ये 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। पहला जो है 17 दिसंबर 1803 को
अंग्रेज और भोसले के मध्य देवगांव के संधि, दूसरा सुरजी अर्जन की संधि जो है 30 दिसंबर 1803 को, यह हमारे जो है अंग्रेज और सिंधिया के मध्य हुई, सुरजी अर्जन की। तो यहाँ सा से सिंधिया आप याद कर सकते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तीसरा जो है राजपुर घाट की संधि जो है 25 दिसंबर 1805 को की गई, और लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज वार्लो ने होलकर से संधि की गई। जी हाँ, अंग्रेजों ने इसे होलकर से संधि की थी, राजापुर घाट की संधि। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखा। अब हम तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। जी हाँ, आंग्ल सिख युद्ध पढ़ाकर आपको आज की क्लास खत्म करेंगे। तो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो युद्ध यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 के मध्य हुआ। दिलीप सिंह वजीर जो है लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह, और किसके कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हार्डिंग थे। संधि जो है लाहौर की संधि हुई। परिणाम जो है अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। तो यहाँ हमने देख लिया कि प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध था ये 1845 से 1846 में हुआ। सिख शासक कौन थे, दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह, सेनापति जो तेजा सिंह थे। गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हार्डिंग था। लाहौर की संधि हुई, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दे दी थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे तो 1848 से 49 के मध्य हुई। यहाँ पर सिख शासक जो दिलीप सिंह थे। गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी थे, और यहाँ अमृतसर की संधि हुई थी, और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो है कोहिनूर हीरा को दिलीप सिंह से लेकर ब्रिटिशों के पास भेजा गया था, और यहाँ अमृतसर की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, जो कि 1848 से 49 हुआ। पहला 45 से 46 हुआ। तो इस तरह आपने सिख युद्ध के बारे में आपको इतना याद रखना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम आपको गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को अटेंड करें तथा लोगों को शेयर करें। बहुत ही शानदार क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बाकी पीछे की जो 10 वीडियो हैं हमारी प्राचीन इतिहास की और मध्यकालीन इतिहास की, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और ये आधुनिक इतिहास की पहली वीडियो क्लास थी। इसमें भी आपको 6 से 7 क्लास 8 क्लास में हम आपको पूरा ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर आपके लिए पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इसी तरह सारे सेगमेंट को हम आपको 1 से 2 महीनों में कंप्लीट करवा देंगे। तो आप हमारी यहाँ से जुड़कर अपने जो जीके जीएस के किसी भी एग्जाम का जो कि जीके जीएस का जो पोर्शन होता है उसकी तैयारी 70 से 80% की तैयारी आप यहीं से पूरी कर सकते हैं। तो आप लोग हमारी इस क्लास को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम मिलेंगे नए क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।